नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 2। कल हमने साथियों प्रैक्टिस सेट 1 किया था, तो अभी तक आपने 1 नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 1, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे साथियों। आपको बताना है कि 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पा रहे हो। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपके सामने। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एस्फाल्ट डामर के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा किसे डामर के नाम से जाना जाता है। कोक जाना जाता है, ग्रेफाइट होगा आपका, पीट होगा, बिटमेन होगा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी बिटमेन आपका हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, साइनुरामाइड के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है बताइएगा। कोशिकाक्रस यानी सेलुलोज को जाना जाता है, एस्टर को जाना जाता है, बेकेलाइट को जाना जाता है, मेलामाइन को जाना जाता है। ठीक है साथियों, बताइएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा। साइनुरामाइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सेलुलोज को। किसको जानते हैं? तो सेलुलोज को जानते हैं। ठीक है, कोशिका रस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका रस, यानी सेलुलोज को जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा पृथ्वी के जल घटक को क्या कहते हैं। पृथ्वी का जो जल घटक होता है उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। स्थल मंडल कहते हैं क्या, जीव मंडल कहते हैं क्या, वायुमंडल कहते हैं क्या, जल मंडल कहते हैं क्या। तो पृथ्वी का जो जल घटक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाता है। ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं जल मंडल। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका भी उत्तर आपको ही बताना है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए वायुमंडल के तापमान में क्लोरीन को अवशोषित करने की परिमित क्षमता है। रसायन विज्ञान में 1955 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो साथ ही इस तरह के प्रश्न आपको एमपी टेट वर्ग 3 में देखने को मिलेंगे। तो बताना है आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। मारियो मोलिना और शेरवुड सेलेडले, एमेनुएल चारपेटियर और जेनपियर एंड डॉन्डन, टॉमस लिंडहाल, पॉल मेड्रिक और अजीज शंकरो, सिडनी अल्टमैन और थॉमस आर सेच। तो किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1955 में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था? किसके अवशोषण के लिए? तो क्लोरीन को अवशोषण के लिए। बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी मारियो मोलिना और शेरवुड रोलेडले। ठीक है, इसको दिया गया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनवीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एक से एक बढ़कर प्रश्न है और आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कुछ भी लेकर आया जाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो सभी प्रश्नों को एक एक करके करते हुए चलेंगे और इन्हें आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मनवीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं बताइएगा। क्रिकेट से हो जाते हैं आपके, तीरंदाजी से हो जाते हैं, फुटबॉल से हो जाते हैं, जोड़ों से हो जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, आपका सी जो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न सामने है, गलत कथन को चिन्हित करें। बताना है कि गलत कौन सा है। धान की खेती के लिए समतल खेत चाहिए, गलत पूछा है। ठीक है साथियों, गलत बताना है। ऑप्शन बी है, नारियल के बाग कम ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, पाए जाते हैं सॉरी। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर फसल की खेती बिरले ही की जाती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो बताइएगा, गलत बताना है। तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये बात कैसी है? गलत हो जाती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। बाकी सभी क्या है? सही है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है? तो बताना है आपको कौन सी सबसे लंबी झील है साथियों, बताइएगा। ऑप्शन ए है वेम्बनाड झील है, चिल्का झील है, पेंगोंग झील है, शिवाजी सागर झील है। तो बताना है आपको कौन सी झील सबसे लंबी झील है। आपने सभी झीलें पढ़ी होंगी, तो आपको बता देना है कौन सी झील सबसे लंबी हो जाती है। आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वेम्बनाड झील आपकी क्या है? सबसे लंबी भारत की झील है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन रात्रि यानी आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है? तो बताइएगा कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? मंगल है, बृहस्पति है, वीनस है, नेपच्यून है। तो आपको बता देना है कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है। यह आपका हो जाता है वीनस होता है ना, आपका सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो बताइएगा किसे माना जाता है। इस तरह के प्रश्न मैंने स्पेस साइंस की टॉपिक में करवाए हैं साथियों। अभी तक आपने नहीं देखा है जा करके, तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। इस तरह के आपको सारे प्रश्न वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट की जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विक्रम साराभाई हो जाते हैं क्या, रावा रेड्डी हो जाते हैं क्या, हेमा शेट्टी होती हैं क्या, शिवन मूर्ति हो जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो विक्रम साराभाई हो जाते हैं आपके। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। इसका कौन सा होगा? एक क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के उप संचालक निदेशक कौन थे? तो बताना है उप संचालक निदेशक कौन थे। इस तरह के प्रश्न भी आपको एमपी टेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, सुमानो साहा हो जाता है, आकृति यादव हो जाती है, कल्पना सिंह हो जाती है, ऋतु करधाल हो जाती है। तो कौन हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा डी है, ऋतु करधाल हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन की उप संचालक हैं। कौन? ऋतु करधाल। कौन है? ऋतु करधाल। इसको याद रखेंगे। ऋतु करधाल क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर यानी मिशन की उप संचालक यानी निर्देशक थे। ठीक है, अचार एवं खाद रोगाणुरोधी तरल में संरक्षित करने की एक विधि है। ये बात तो सही है बिल्कुल। तो कैसी है? सत्य है, असत्य है, असत्य असत्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सॉरी साथियों, इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया। ठीक है, तो यह कैसी बात है? आपको सत्य हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, अचार को एक खाद्य रोगाणु तरल के संरक्षित करने की क्या है? एक विधि है। ठीक है, यह स्टेटमेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। ठीक है, रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? रीड के अनुसार किसकी बात की जा रही है? रीड की। ठीक है, तो रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? सामाजिक सुरक्षा है क्या, वंश वृद्धि है, सामाजिकरण है, यौन इच्छा को पूरी करना। ठीक है, तो बताइएगा 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा क्या है? परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, परिवार का मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, वंश वृद्धि है, सामाजिकरण है, यौन इच्छा है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा परिवार का नहीं आती। यानी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है तो नहीं हमने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी क्रांति हमारे देश के लिए न केवल खाद्य उत्पादन में राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी थी, बल्कि इसे निर्यात करने में भी मदद करती थी? तो कौन सी क्रांति करती थी? श्वेत क्रांति हो जाती है आपकी, हरित क्रांति है, भूरी क्रांति है, काली क्रांति है। तो आपकी क्रांतियों से भी 1 नंबर का प्रश्न आपको आ सकता है। ठीक है साथियों, आपको क्रांतियों को भी अच्छे से पढ़ लेना है। जितनी भी सारी क्रांतियां हैं उन सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर ना PDF डाल दूंगा क्रांतियों की, वहाँ से आप क्या है PDF से सारी क्रांतियों को एक बार में पढ़ लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। V4 स्टडी के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाला हूं और लेकर आता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली श्रृंखला की जो क्लास है ना, वो भी आपकी चलती रहेगी। उसको जो देखना जरूरी है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास है ना, उसमें ना
प्रश्नों को तो मैं करवाता ही करवाता हूँ, प्रश्नों के साथ उनकी जो संबंधित प्रश्न बनते हैं ना, मैं उनको भी वहाँ पर लेकर आता हूँ, तो वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है, वो चल रही है ना, उसको आपको जरूर देखना है। जो भी क्लास मैं लेकर आता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ, उसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति यानी बात की जाती है किसकी, क्या बात की जाती है, हरित क्रांति की। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है आपका, जो जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और पेट के अंदर एक हिस्से में जमा कर देते हैं, उसे रूमेन कहते हैं, और बाद में यह निगली हुई घास को छोटी छोटी गांठों में मुंह में लौटा आती है, मतलब छोटे छोटे मुंह में लौट कर आती है और जानवरों उसे चबाता है। इसे जानवरों को क्या कहा जाता है, इन जानवरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु कहते हैं क्या, शाकाहारी पशु कहते हैं क्या, मांसाहारी कहते हैं क्या, सर्वाहारी कहते हैं, तो बताना है। तो ऐसे पशुओं को क्या बोलते हैं, जुगाली करने वाली पशु कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। जुगाली करने वाले पशुओं के जो मुंह से झाग निकलता है ना, झाग, तो झाग जो निकलता है ना, झाग, उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें मीथेन गैस आपकी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, CH4 कहाँ से निकलती है, ये जुगाली करने वाली पशुओं से निकलती है और दलदल वाले स्थान से, दलदली, ठीक है, दलदल वाले स्थान से कौन सी गैस निकलती है, तो CH4 यानी आपकी मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है। ऑप्शन इसका क्या है, ए राइट आंसर है। चलते हैं हम आगे बात करते हैं। ओजोन परत का क्षरण किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बताइए किस क्षेत्र में पाया जाता है। स्थल मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो बात की जा रही है आपकी ओजोन परत का क्षरण कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है बताना है, तो यह हो जाएगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर है। आपका ओजोन से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है क्या, यहाँ से आपको एक नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा ओजोन परत से, ग्रीन हाउस गैस में से, ओजोन परत से। ठीक है, गैसों में से एक नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें से निपटाने के लिए खाद बनाना, इससे निपटने के लिए खाद बनाना एक उपयुक्त तरीका है। किससे निपटने के लिए खाद बनाना उपयुक्त तरीका है, वो बताना है। ठीक है, वाणिज्यिक अपशिष्ट है, जैविक कचरा है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक अपशिष्ट है। तो बात की जाती है आपकी कहाँ की, घरेलू कचरों की। यदि घरेलू कचरा से आपको निपटना है, यानी निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो घरेलू कचरे की निपटाने के लिए आपको खाद बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक गड्ढा खोदना चाहिए, गड्ढे में क्या कूड़ा डाल देना चाहिए, और कुछ समय के बाद वो क्या है, खाद बन करके तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह से हम घरेलू कचरे का उपयोग कर सकते हैं सही तरीके से। अगला प्रश्न है, चींटियों का घर कहलाता है। देखो आपका आवास टॉपिक से एक नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, जो आपका आवास टॉपिक है ना, वहाँ से आपको एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छे से इसे कवर कर लेना है। चींटियों का घर कहलाता है, छेद है, माद है, बामी है, पौधा है। तो ये बामी कहलाता है। ठीक है, जो चींटियों का घर होता है ना, तो बामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बामी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, बामी। इसको भी आपको याद रखना है, बामी बोलते हैं, यानी हिल भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको हिल भी आ सकता है, बामी भी आ सकता है, हिल और बामी। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको, हिल आ सकता है, बामी भी आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, तो यह पेडियागोजी का प्रश्न आपके सामने आ गया साथियों। उद्देश्य कहते हैं, प्रणाली कहते हैं, पाठ्य वस्तु, गृह कार्य कहते हैं। तो पाठ्य योजना में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। PAN है, PAN क्या है, प्राइमरी पोल्यूशन है, प्राथमिक प्रदूषक है। PNA के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको NCERT की बुक पढ़िएगा, उसमें आपको PNA के बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है साथियों, आप स्वयं से पढ़िएगा, मैं वैसे बता भी देता लेकिन आपको खुद इसे जानना है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। खुद से पढ़ोगे, खुद से खोजोगे, कुछ चीज़ों का क्या खुद से भी खोज के पढ़ना सीखो। जब हम किसी चीज़ को खुद से करते हैं ना तो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, जब खुद से करते हैं ना तो क्या करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। झूठ मानो तो आप अपने आप से एक बार करके जरूर देखिएगा, इन चीज़ों को खोजिए एक बार। आप कहाँ से आते हैं ये प्रश्न, NCERT में कहाँ से बनते हैं ये प्रश्न, खोजोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, यह प्रदूषक नहीं है, तृतीयक प्रदूषक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाता है, यह द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है,
जिसे बोलते हैं PAN। पेन का फुल फॉर्म आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में क्या होता है साथियों, नहीं अगली क्लास में बताऊंगा मैं। पौधे के स्रोत चाय या कॉफी से जुड़ी दवा का नाम बताइए, क्या है बताओ। दवा का नाम बताइए किससे, पौधों के स्रोत यानी चाय कॉफी से। तो इसी बोलते हैं अफीम पोस्ता बोलते हैं, काटा से बोलते हैं, कैफीन बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे कैफीन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो क्या है, पौधों के स्रोत यानी चाय कॉफी से जुड़ी का नाम बताइए। ये कैफीन है आपका। क्या होता है, चाय और कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है आपका। ठीक है, इसको भी याद रखना है। खारे पानी का स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है बताना है आपको। खारे पानी का उत्पत्ति स्थान बताना है। इस तरह से आपको घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। मुहाना बोलते हैं, नदी ताल बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, अर्ध भूमि क्षेत्र बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है इसे मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुहाना। ठीक है, खारे पानी का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, मुहाना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो किसके द्वारा मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो शहरीकरण के द्वारा करता है क्या, कृषि के द्वारा करता है क्या, प्रकृति के द्वारा करता है क्या, बागवानी के द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक राइट आंसर होने वाला है। आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो क्या है, एक नोटबुक लिया करो, बुक ले लिया करो। इस पर क्या है नंबर 1 डाल के उसका जो राइट आंसर आप चिन्हित करते हो ना उसे टिक कर लिया करो। ए या बी सी कोई भी ऑप्शन आप लगाते हो उसे टिक कर लिया करो, वहीं पर लिख लिया करो क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आप फिर देखा करो ये गलत है तो गलत कर दिया करो। ठीक है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो लास्ट तक आपने कितने 30 में से प्रश्न हल किए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। ठीक है साथियों, कि 30 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो तैयारी में थोड़ा जोरों शोरों से आपको करनी चाहिए और ज़्यादा समय देना भी चाहिए तैयारी के लिए। ठीक है साथियों, तो आपको बता देना इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, प्राकृतिक होते हैं। देखो किसके मनुष्य मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो प्रकृति से करता है। ठीक है, नेचर से। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो बताना है कौन सी है। सीता है, लेड है, सीसा यानी पारा है, चांदी है, जस्ता है। बात की जा रही द्रव अवस्था में। धातुएं कितनी अवस्था में पाई जाती हैं, तो 4 अवस्था में। कौन कौन सी होती हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, धातुओं की कितनी अवस्था होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है साथियों, अब पता चलेगा कौन मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा सबका, तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका देना है। धातुओं की कितनी अवस्था होती है, कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से सामाजिक दक्षता के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है। स्वमूल्यांकन होगा, चर्चा और बातचीत कर पाना हो जाता है, सूचना का कुशल उपयोग हो जाता है, और अवलोकन करना होता है। तो क्या हो जाएगा बताएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाता है। ठीक है, चर्चा और बातचीत कर पाना क्या है, किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक दक्षता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवलोकनीय व्यवहार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्राप्त किया गया व्यवहार और छोड़ा गया व्यवहार, निकाला गया व्यवहार, स्पष्ट व्यवहार, निहित व्यवहार। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आपको एक ऑप्शन सही बता देना। ठीक है, यानी अवलोकनीय व्यवहार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्राप्त किया गया व्यवहार सॉरी साथियों, एक तो प्राप्त किया गया, एक छोड़ा गया, एक निकाला गया, स्पष्ट किया गया, निहित किया गया। 4 हैं, इसमें से एक बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है निकाला गया व्यवहार। ठीक है, प्राप्त किया गया और निकाला गया 2 ही तरह के तो होते हैं। प्राप्त किया गया एक हो गया और निकाला गया दूसरा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त की जाती है। लक्ष्य से संबंधित कोई, तो किसे बोलते हैं, मापन बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं, आकलन बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसे बोलते हैं आकलन। ठीक है, असेसमेंट बोलते हैं, जिससे क्या है सूचना क्या करते हैं हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या है, आकलन है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में खंडित हो जाते हैं, क्या कहलाती है। ठीक है, बताना है आपको। संयोजन यानी कंपोजिशन कहते हैं, अपघटन डिकम्पोजिशन कहते हैं, संगठन ऑर्गेनिफिकेशन बोलते हैं,
पोषण यानी न्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बताना है आपको 27 का जो राइट आंसर होने वाला है। तो इसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पोषक तत्वों से कार्बनिक पदार्थों में खंडित होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है, यानी अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी। बी वाला कैसा हो जाएगा आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा संवेदी वरीयता का हिस्सा है। तो हम कौन सा है, दृश्य है, श्रवण है, स्पर्शनीय है। तो बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। केवल एक है, केवल दो होगा, केवल दो और केवल तीन होगा, केवल एक और केवल तीन हो जाएगा। क्या एक, दो, तीन, तीनों हो जाते हैं। तो बात की जाती है संवेदी वरीयता का हिस्सा है तो दृश्य, श्रवण, स्पर्शनीय सभी चीजें क्या है, हम छू करके, देख करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। संवेदी चीजें हैं आपकी क्या है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, यानी ऑप्शन आपका एक, दो, तीन, तीनों कैसे हैं, सही हो जाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, तो डी राइट आंसर होने वाला है। कौन सा वाला, डी वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूर्ण रूप है। डीवीडी के बारे में भी आप काफी लोग सुन रहे होंगे, डीवीडी डीवीडी। तो बताना है डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, डायरेक्ट वीडियो डिस्क होता है, डिस्क ऑन वीडियो ड्राइव होता है, डिजिटल विजुअल ड्राइव होता है। तो डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। यानी 29 का कौन सा राइट आंसर होता है आपका, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है, सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टांत की विशेषता नहीं पूछा है, नहीं है, तो नहीं बताना है आपको, बताइएगा नहीं कौन सी है। तो इनमें से बच्चों के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण विवरण शामिल होने चाहिए जो अन्यथा दर्ज नहीं किए जाते हों। वर्णनात्मक तरीके से लिखे गए प्रत्यय विवरण शामिल करने के लिए लंबा होना चाहिए। इनमें से बच्चे के व्यवहार के महत्वपूर्ण शामिल होना चाहिए और अन्यथा दर्ज नहीं किया जाते। ऑप्शन डी है, ज्यादातर गुणात्मक विवरण दर्ज किए जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बी। वर्णनात्मक तरीके से लिखे गए प्रत्येक विवरण को शामिल करने के लिए लंबा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विशेषता नहीं पूछी है तो नहीं होगी। ये वाली भी है आपकी, ये वाली भी है, ये वाली, तीनों आपकी सही हो जाती। गलत कौन सी है, ऐसा नहीं है विवरण कैसा होना चाहिए, लंबा, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, गलत बात कह रहे हैं, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।